नमस्कार बंधुओं, आप सुन रहे हैं जयशंकर प्रसाद की कहानी आंधी की चौथी कड़ी। आप इस कहानी को कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। इस कहानी में अभी तक आपने सुना था कि 3 दिनों तक मैंने सोचा और विचार किया। अंत में प्रज्ञा सारथी की विजय हुई, क्योंकि मेरी दृष्टि में प्रज्ञा सारथी का काम नाम के लिए तो अवश्य था, किंतु करने में कुछ भी नहीं के बराबर। अब आगे मैंने अपना हृदय दृढ़ किया और प्रज्ञा सारथी से जाकर कह दिया कि मैं पाठशाला का निरीक्षण करूंगा, किंतु मेरे मित्र आने वाले हैं और जब तक यहाँ रहेंगे तब तक मैं अपना बंगला न छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ उन लोगों के आने से आपको असुविधा होगी। फिर जब वे लोग चले जाएंगे तब मैं यहीं आकर रहने लगूंगा। मेरे सिंघली मित्र ने हंसकर कहा, अभी तो 1 महीने यहाँ मैं अवश्य रहूंगा। यदि आप अभी से यहाँ चले आवे तो बड़ा अच्छा हो, क्योंकि मेरे रहते यहाँ का सब प्रबंध आपकी समझ में आ जाएगा। रह गई मेरी असुविधा की बात, सो तो केवल आपकी कल्पना है। मैं आपके मित्रों को यहाँ देखकर प्रसन्न ही होऊंगा, जगह की कमी भी नहीं। मैं अच्छा कहकर उनसे छुट्टी लेने के लिए उठ खड़ा हुआ, किंतु प्रज्ञा सारथी ने मुझे फिर से बैठाते हुए कहा, देखिए श्रीनाथ जी, यह पाठशाला का भवन पूर्णतः आपके अधिकार में रहेगा। भिक्षुओं के रहने के लिए तो शंघाराम का भाग अलग है ही, और उसमें जो कमरे अभी अधूरे हैं उन्हें शीघ्र ही पूरा कराकर तब मैं जाऊंगा। और अपने संघ से मैं इसकी पक्की लिखा पढ़ी कर रहा हूं कि आप पाठशाला के आजीवन अवैतनिक प्रधाना अध्यक्ष रहेंगे और उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का अधिकार न होगा। मैं उस युवक बौद्ध मिशनरी की युक्तिपूर्ण व्यावहारिकता देखकर मन ही मन चकित हो रहा था। एक क्षण भर के लिए उस सिंघले की व्यवहार कुशल बुद्धि से मैं भीतर ही भीतर ऊब उठा। मेरी इच्छा हुई कि मैं स्पष्ट अस्वीकार कर दूं, किंतु न जाने क्यों मैं वैसा न कर सका। मैंने कहा, तो आपको मुझ में इतना विश्वास है कि मैं आजीवन आपकी पाठशाला चलाता रहूंगा? प्रज्ञा सारथी ने कहा, शक्ति की परीक्षा दूसरों ही पर होती है। यदि मुझे आपकी शक्ति का अनुभव हो तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं, और आप तो जानते ही हैं कि धार्मिक मनुष्य विश्वासी होता है। सूक्ष्म रूप से जो कल्याण ज्योति मानवता में अंतर्निहित है, मैं तो उसमें अधिक से अधिक श्रद्धा करता हूँ। विपथगामी होने पर वही संत होकर के मनुष्य का अनुशासन करती है। यदि उसकी पशुता ही प्रबल न हो गई हो तो। मैंने प्रज्ञा सारथी की आंखों से आंख मिलाते हुए देखा। उसमें तीव्र संयम की ज्योति चमक रही थी। मैं प्रतिवाद न कर सका और यह कहते हुए खड़ा हुआ कि अच्छा, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। मैं धीरे धीरे बंगले की ओर लौट रहा था। रास्ते में अचानक देखता हूं कि दुलारे दौड़ा हुआ चला आ रहा है। मैंने पूछा, क्या है रे? उसने कहा, बाबूजी, घोड़ा गाड़ी पर बहुत आदमी आए हैं, वे लोग आपको पूछ रहे हैं। मैंने समझ लिया कि रामेश्वर आ गया। दुलारे से कहा, तू दौड़ जा, मैं यही खड़ा हूं, उन लोगों को सामान सहित यही लिवाला। दुलारे तो बंगले की ओर भागा। मैं उसी जगह अविचल भाव से खड़ा रहा। मन में विचारों की आंधी उठने लगी। रामेश्वर तो आ गया और वे ईरानी भी यही हैं। ओह, मैंने कैसी मूर्खता की। मेरे तो मन को जैसे ढाढ़स हुआ कि रामेश्वर मेरे बंगले में नहीं ठहरता है। इस बौद्ध पाठशाला तक लैला क्यों आने लगी? जैसे लैला को वहां आने में कोई दैवी बाधा हो। फिर मेरा सिर चकराने लगा। मैंने कल्पना की आंखों से देखा कि लैला अबाध गति से चलने वाली एक निर्झरणी है। पश्चिम की सर्राटे में भरी हुई वायु तरंग माला है। उसको रोकने की किसमें सामर्थ्य है? और फिर अकेले रामेश्वर ही तो नहीं, उसकी स्त्री भी उसके साथ है। अपनी मूर्खतापूर्ण करनी से मेरा दम घुटने लगा। मैं खड़ा खड़ा झील की ओर देख रहा था। उसमें छोटी छोटी लहरियां उठ रही थी, जिनमें सूर्य की किरणें प्रतिबिंबित होकर आंखों को चौंधिया देती थी। मैंने आंखें बंद कर ली। अब मैं कुछ नहीं सोचता था। गाड़ी की घरघराहट ने मुझे सजग किया।
मैंने देखा कि रामेश्वर गाड़ी का पल्ला खोलकर वहीं सड़क पर उतर रहा है। मैं उससे गले मिल शीघ्रता से कहने लगा, गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं भी चलता हूँ, यही पास ही चलना है। उसने गाड़ी बांध से चलने के लिए कहा। हम दोनों साथ साथ पैदल ही चले। पाठशाला के समीप प्रज्ञा सारथी अपनी रहस्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ आगवानी करने के लिए खड़े थे। 2 दिनों में हम लोग अच्छी तरह रहने लगे। घर का कोना कोना आवश्यक चीजों से भर गया। प्रज्ञा सारथी इसमें बराबर हम लोगों के साथी हो रहे थे। और सबसे अधिक आश्चर्य मुझे मालती को देखकर हुआ। वह मानो इस जीवन की संपूर्ण गृहस्थी यहाँ सजा कर रहेगी। मालती एक स्वस्थ युवती थी, किंतु दूर से देखने में अपनी छोटी सी आकृति के कारण वह बालिका सी लगती थी। उसकी तीनों संतानें बड़ी सुंदर थीं। मिन्ना 6 बरस का, रंजन 4 का और कमलो 2 की थी। कमलो सचमुच एक गुड़िया थी। कल्लू का उससे इतना घना परिचय हो गया कि दोनों को एक दूसरे के बिना चैन नहीं। मैं सोचता था कि प्राणी क्या स्नेह में ही उत्पन्न होता है। अज्ञात प्रदेशों से आकर वह संसार में जन्म लेता है, फिर अपने लिए स्नेहमय संबंध बना लेता है। किंतु मैं सदैव इन बुरी बातों से भागता ही रहा। इसे मैं अपना सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य। इन्हीं कई दिनों में रामेश्वर के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह उमड़ा कि मैं उसे एक क्षण छोड़ने के लिए प्रस्तुत न था। अब हम लोग साथ बैठकर भोजन करते, साथ ही टहलने निकलते। बातों का तो अंत ही न था। कल्लू तीनों बच्चों को बहलाए रहता, दुलारे खाने पीने का प्रबंध कर लेता। रामेश्वर से मेरी बातें होती और मालती चुपचाप सुना करती। कभी कभी बीच में कोई अच्छी सी मीठी बात बोल भी देती। और प्रज्ञा सारथी को तो मानो एक पाठशाला ही मिल गई थी। वे गृहस्थ जीवन का चुपचाप अच्छा सा अध्ययन कर रहे थे। एक दिन मैं बाजार से अकेला लौट रहा था। बंगले के पास मैं पहुंचा ही था कि लैला मुझे दिखाई पड़ी। वह अपने घोड़े पर सवार थी। मैं क्षण भर तक विचारता रहा कि क्या करूं। तब तक घोड़े से उतरकर वह मेरे पास चली आई। मैं खड़ा हो गया। उसने पूछा, बाबूजी, आप कहीं चले गए थे? हाँ। अब इस बंगले में आप नहीं रहते? मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं लैला। मैंने घबराकर उससे कहा। क्या बाबूजी? वह चिट्ठी है तो मेरे ही पास। क्यों? मैंने उसमें कुछ झूठ कहा था। झूठ? लैला की आंखों से बिजली निकलने लगी थी। हाँ लैला, उसमें रामेश्वर ने लिखा था कि मैं तुमको नहीं चाहता, मेरे बाल बच्चे हैं। ए, तुम झूठे दगाबाज, कहती हुई लैला अपनी छुरी की ओर देखती हुई दांत पीसने लगी। मैंने कहा, लैला, तुम मेरा कसूर, तुम मेरे दिल से दिलगी करते थे। कितने रंज की बात है। वह कुछ न कह सकी, वहीं बैठकर रोने लगी। मैंने देखा कि यह बड़ी आफत है। कोई मुझे इस तरह यहां देखेगा तो क्या कहेगा। मैं तुरंत वहां से चल देना चाहता था, किंतु लैला ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखते हुए कहा, तुमने मेरे लिए दुनिया में एक बड़ी अच्छी बात सुनाई थी। वह मेरी हंसी थी। इसे जानकर आज मुझे इतना गुस्सा आता है कि मैं तुमको मार डालूं या आप ही मर जाऊं। लैला दांत पीस रही थी। मैं कांप उठा, अपने प्राणों के भय से नहीं, किंतु लैला के साथ अदृष्ट के खिलवाड़ पर और अपनी मूर्खता पर। मैंने प्रार्थना के ढंग से कहा, लैला, मैंने तुम्हारे मन को ठेस लगा दी है, इसका मुझे बड़ा दुख है। अब तुम उसको भूल जाओ। तुम भूल सकते हो, मैं नहीं। मैं खून करूंगी। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। किसका? लैला, मेरा? ओ नहीं, तुम्हारा नहीं। तुमने एक दिन मुझे सबसे बड़ा आराम दिया है। हाँ, वह झूठा। तुमने अच्छा नहीं किया था, तो भी मैं तुमको अपना दोस्त समझती हूं। तब किसका खून करोगी? उसने गहरी सांस लेकर कहा, अपना या किसी? फिर चुप हो गई। मैंने कहा, तुम ऐसा ना करोगी लैला।
मेरा और कुछ कहने का साहस नहीं होता था। उसी ने फिर पूछा, वह जो तेज हवा चलती है, जिसमें बिजली चमकती है, बर्फ गिरती है, जो बड़े बड़े पेड़ों को तोड़ डालती है, हम लोगों के घरों को उड़ा ले जाती है। आंधी? मैंने बीच ही में कहा। हाँ वही, मेरी यहां चल रही है, कहकर लैला ने अपनी छाती पर हाथ रख दिया। लैला, मैंने अधीर होकर कहा। मैं उसको एक बार देखना चाहती हूं। उसने भी व्याकुलता से मेरी ओर देखते हुए कहा। मैं उसे दिखा दूंगा, पर तुम उसकी कोई बुराई तो न करोगी? मैंने कहा। हुश, कहकर लैला ने अपनी काली आंखें उठाकर मेरी ओर देखा। मैंने कहा, अच्छा लैला, मैं दिखा दूंगा, कल मुझसे यही मिलना। कहती हुई वह अपने घोड़े पर सवार हो गई। उदास लैला के बोझ से वह घोड़ा भी धीरे धीरे चलने लगा और लैला झुकी हुई सी उस पर मानो किसी तरह बैठी थी। मैं वही देर तक खड़ा रहा और फिर धीरे धीरे अनिच्छापूर्वक पाठशाला की ओर लौटा। प्रज्ञा सारथी पीपल के नीचे शिलाखंड पर बैठे थे। मिन्ना उनके पास खड़ा उनका मुंह देख रहा था। प्रज्ञा सारथी की रहस्यपूर्ण हंसी आज अधिक उदार थी। मैंने देखा कि वह उदासीन विदेशी अपनी समस्या हल कर चुका था। बच्चों की चहल पहल ने उसके जीवन में वांछित परिवर्तन ला दिया है और मैं कह चुका था, इसलिए दूसरे दिन लैला से भेंट करने पहुंचा। देखता हूं कि वह पहले से वहां बैठी है। निराशा से उदास उसका मुंह आज पीला हो रहा था। उसने हंसने की चेष्टा नहीं की और ना मैंने ही। उसने पूछा, तो कब, कहां चलना होगा? मैं तो सूरत में उससे मिली थी, वही उसने मेरी चिट्ठी का जवाब दिया था। अब कहां चलना होगा? मैं भौचक सा हो गया। लैला को विश्वास था कि सूरत, मुंबई, कश्मीर, वह चाहे कहीं हो, मैं उसे लिवाकर चलूंगा ही और रामेश्वर से भेंट करा दूंगा। संभवतः उसने परिहास का यह दंड निर्धारित कर लिया था। मैं सोचने लगा, क्या कहूं? लैला ने फिर कहा, मैं उसकी बुराई न करूंगी, तुम डरो मत। मैंने कहा, वह यही आ गया है, उसके बाल बच्चे सब साथ हैं। लैला, तुम चलोगी? वह एक बार सिर से पैर तक कांप उठी और मैं भी घबरा गया। मेरे मन में नई आशंका हुई। आज मैं क्या दूसरी भूल करने जा रहा हूं? उसने संभल कर कहा, हाँ चलूंगी बाबू। मैंने गहरी दृष्टि से उसके मुंह की ओर देखा तो अंधड़ नहीं, किंतु एक शीतल मलय का व्याकुल झोंका उसकी घुघराली लटों के साथ खेल रहा था। मैंने कहा, अच्छा, मेरे पीछे पीछे चली आओ। अभी आप जयशंकर प्रसाद की कहानी आधी सुन रहे थे। फिर मिलते हैं इस कहानी के 5वीं कड़ी के साथ। धन्यवाद।